Dear students, welcome to DCU Learning Management System। आज का जो हमारा लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 5 में से है और इसमें हम डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल और फिर एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे टू कैलकुलेट द रेडियस। बोहर के मॉडल से पहले अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और फिर इसके ड्रॉबैक्स पढ़े थे। इसके साथ साथ हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी पढ़ी थी। बोहर ने इन दोनों मॉडल्स को, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जिसने जो कि बेस कर रहा था प्लैनेटरी मॉडल पे, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो कि बता रही थी कि ये जो लाइट है ये ट्रैवल करती है इन डिसकंटिन्यूअस फैशन। इसने इन दोनों मॉडल्स को असेंबल करके बोहर्स मॉडल के डिफेक्ट रिमूव करके अपना एक मॉडल दिया, दैट वाज कॉल्ड बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। सबसे पहले इसके हम पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। पहला पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं एंड ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी एंड अ क्वांटम नंबर। हर ऑर्बिट का एक फिक्स क्वांटम नंबर है, हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है, इट डजंट रेडिएट एनर्जी। एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब तब होगी जब ये अपना ऑर्बिट चेंज करेगा। जब तक वो अपने ऑर्बिट में है, उसकी फिक्स्ड एनर्जी है और उस ऑर्बिट का फिक्स क्वांटम नंबर है। लेकिन जब वो ऑर्बिट चेंज करेगा तो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होगी। अगर जो इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप करके जाएगा, फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, तो तब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्योंकि जो सबसे लो एनर्जी होती है वो फर्स्ट वाले ऑर्बिट की होती है, जिस पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो जब आप किसी भी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट और एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। अब वो ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में मौजूद है। लेकिन अगर वो हायर से लोअर ऑर्बिट में वापस आएगा तो इट विल रिलीज एनर्जी। इस एनर्जी को हम प्लैंक्स इक्वेशन से शो करते हैं। प्लैंक्स इक्वेशन क्या थी? डेल्टा ई इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी। ये जो एच न्यू है ये एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। हमने, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम इस इक्वेशन को हमने इस तरह लिखा था, एन एच न्यू। एन नंबर है, 1 2 3। अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 फोटोन की एनर्जी होगी और अगर 2 लिखेंगे 2 फोटॉन्स की एनर्जी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब अपना ऑर्बिट चेंज करता है तो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करता है। जब तक वो अपने ऑर्बिट में रहता है ना वो एनर्जी रिलीज करता है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट अजम्पशन है बोहर मॉडल का, एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है? जब वो जंप करता है फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट, और रिलीज कब होती है? जब वो वापस आता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिनका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम क्या है? mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। mvr एंगुलर मोमेंटम है और ये इंटेग्रल मल्टीपल होता है h ओवर 2 पाई फैक्टर का। n की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये n की वैल्यू क्वांटाइज्ड होगी, ये फ्रैक्शन में नहीं होगी। जैसे 1.5 है, 2.5 है, ये क्वांटाइज्ड वैल्यू है, 1 2 3 4। तो ये वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन में लगाएंगे। n की वैल्यू 1 होगी तो ये h ओवर 2 पाई हो जाएगा, अगर 2 होगी तो 2h ओवर 2 पाई, अगर 3 होगी तो 3h ओवर 2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है
जिनका एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होगा, यानी जिनमें n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 1.5 आ जाए, क्योंकि ये जो n की वैल्यूज है दीज आर क्वांटाइज्ड वैल्यूज। तो बोहर ने कहा कि एक तो जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, उसका क्वांटम नंबर भी फिक्स है। एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब तभी होगी जब ऑर्बिट चेंज होगा। अगर ऑर्बिट चेंज नहीं होगा, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होगी। और इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रह सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई होगा। अब हम डियर स्टूडेंट्स रेडियस डिटरमिन करने के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। बोहर ने जो अपना मॉडल दिया था दैट वाज फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम के लिए था जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये वाहिद एटम है जिस पर बोहर मॉडल एप्लीकेबल है। बाकी सारे आइंस होंगे अगर उन पर एप्लीकेबल है। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगर मैं हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो अब इस पर ये मॉडल अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो अगर तो आप सिर्फ एटम्स में देखें तो एटम्स में ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। लेकिन आइंस आप किसी पर भी उसके इलेक्ट्रॉन निकाल के जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाए तो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बोहर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। कंसिडर करें हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v एंड मास m। अब याद रखिएगा बोहर ने कहा कि जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर हैं और जब भी कोई पार्टिकल सर्कल पर रिवॉल्व करता है तो उस पर दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको सेंटर से अवे लेके जाती है और दूसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी जो इसको न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करके रखेगी। हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा वो +1 होगा, क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन है। तो यहाँ चार्ज +1 है, ये एटॉमिक नंबर को जी से लिखेंगे और चार्ज को शो करने के लिए हम ई उसके ऊपर प्लस का साइन लगा देंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है इनका चार्ज जो है सिर्फ साइन का फर्क होता है, वैल्यू सेम आती है। और ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस विद वेलोसिटी v, मास m। अब पार्टिकल जब सर्कल में रिवॉल्व करेगा तो तभी रिवॉल्व करेगा जब दोनों फोर्सेस इक्वल आ जाएंगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी तो वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी तो वो उसके शेल से निकल जाएगा। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसको हम न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहते हैं, एक्चुअली कूलम्स लॉ से ड्राइव की जाती है। कूलम्स लॉ फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2, ये चार्जेस हैं दोनों, ओवर आर स्केयर। यहीं से हम ये वाला एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेते हैं, जी स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्केयर। यहाँ पर जो जी है ये एटॉमिक नंबर है, ई चार्ज है, पाई जो है ये जो है हमारे पास है इसकी वैल्यू 3.14 या 22/7 है और ये एप्सिलॉन नॉट दिस इज वैक्यूम परमिटिविटी और इसकी वैल्यू भी दी हुई है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। आर रेडियस है और रेडियस हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं, ये हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। अगर हम दूसरी फोर्स को देखें तो जो दूसरे वाली फोर्स है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको अवे लेके जाती है और वो है mv² ओवर r। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कब करेगा? जब ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स g² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r और ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² ओवर r। यहाँ से ये r² जो है इस r से कैंसिल कर सकते हैं हम और फिर ये r यहाँ से फाइंड कर लेंगे, mv² इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास mv²
आर से आर हमने कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर। अब आर हमने फाइंड करना है, तो यहाँ से आर को इधर ले आए, ये आ जाएगा जी स्क्वायर और आर की जगह नीचे एम वी स्क्वायर आके ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सारे कांस्टेंट है, जी एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है 1, यहाँ पर जी की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। और अगर हम चार्ज देखें तो दिस इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम इसका चार्ज आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 है, और एप्सिलॉन की वैल्यू भी हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर है। इलेक्ट्रॉन के मास का भी हमें पता है, इलेक्ट्रॉन के 8.8 10⁻⁻12 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1095 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसका मतलब है यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ये वाली वैल्यूज सवाए वी स्क्वायर के, बाकी सारी वैल्यूज का हमें पता है। अगर हम वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर लगा दें तो हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें वेलोसिटी v निकालने के लिए हम एंगुलर मोमेंटम वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं। एंगुलर मोमेंटम वाला एक्सप्रेशन क्या था, mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, और यहाँ से v फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें v की वैल्यू चाहिए, तो ये mr इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि हमें वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं, ये आ गया वी स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हम लास्ट एक्सप्रेशन में जहां पर हमें चाहिए थी वी स्क्वायर की वैल्यू, ये देखें हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, ये 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, और ये हमारे पास बन जाएगा जी स्क्वायर एज इट इज, ये 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर ऊपर चली जाएगी वैल्यू, और डिवाइड हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ से देखें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हम 4 को 4 से कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम रेडियस से रेडियस स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वायर से एम कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 1 इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर, और ये बच जाएगा हमारे पास पाई एम आर, और ये डिवाइड हो जाएगा एप्सिलॉन एन स्क्वायर एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर के। ये हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पर बन जाएगा। अगर यहाँ से हम आर निकाल लें क्योंकि हमने रेडियस निकालना है, तो ये वाली वैल्यू इधर ऊपर चली जाएगी इस तरह से जैसे ये वाला एक्सप्रेशन बना है, और ये बाकी ये वाला फैक्टर जो है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर और पाई जी ई स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है इस एक्सप्रेशन में, हमें एच स्क्वायर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू का भी पता है, जी की वैल्यू वैसी 1 होती है, पाई की वैल्यू भी पता है, एम की वैल्यू भी पता है, चार्ज की वैल्यू भी पता है। तो हमें यहाँ पर सारे फैक्टर्स का पता है कि जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू हम 1 2 3 4 लगाकर यहाँ पर किसी भी ऑर्बिट का साइज डिटरमिन कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अगर हम सारी वैल्यूज लगा लें यहाँ पर, ये जो है एप्सिलॉन की ए स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर, तो ये वैल्यू आती है 0.529 डिग्री एंगस्ट्रम। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आर 0.529 डिग्री एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर। यहाँ एन की वैल्यू हम 1 2 3 4 लगाते जाएंगे और डिफरेंट ऑर्बिट्स जो है उनका रेडियस आता जाएगा। जैसे n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो ये फर्स्ट ऑर्बिट यानी k का रेडियस आ जाएगा, 2 लगाएंगे तो ये l का रेडियस आ जाएगा। इसी तरह से सारे ऑर्बिट्स जो है उनका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। n की वैल्यू 1 है, ये 0.529 डिग्री एंगस्ट्रम, 0.529 डिग्री एंगस्ट्रम ये तो कांस्टेंट है। आपने यहाँ पर n की वैल्यू लगानी है, एन स्क्वायर है, जब आप यहाँ पर 1 लगाएंगे तो ये वैल्यू सेम यही रह जाएगी। अगर आप यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह अगर 3 लगाएंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा।
इससे ये भी पता चलता है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट 4 टाइम्स अवे है, क्योंकि ये 1 है, 1 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और फिर थर्ड वाला 9 मीन्स ये 9 टाइम्स अवे चले जाएगा। नेक्स्ट यहाँ अगर 4 वैल्यू लगाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है। अब कोई भी ऑर्बिट इससे कितना दूर है, ये वाली वैल्यू डिसाइड करेगी n स्क्वायर से। अगर n की वैल्यू 2 लगाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसका मतलब है ये 4 टाइम्स अवे हो जाएगा। अगर 3 लगाएंगे 9 टाइम्स अवे हो जाएगा, 4 लगाएंगे 16, 5 लगाएंगे 25 टाइम्स। और फिर हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकाल लेंगे R2 और R1। R2 और R1 का डिफरेंस थोड़ा होगा क्योंकि ये 1 और 4 है, यहाँ एक वैल्यू 1 थी दूसरी 4 है। अगर 2 और 3 का देखें, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 था और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 था, तो यहाँ गैप ज्यादा बन रहा है 9 और 4 के दरमियान। तो इसका मतलब है जो डिफरेंस है बिटवीन रेडियाई रेडियस ऑफ 1 एंड 2, दिस इज लेसर देन 3 एंड 2। तो ये डिफरेंस जो है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, ये डिफरेंस बढ़ते चले जाएंगे बिटवीन दी ऑर्बिट्स। ये डिस्टेंस जो है, ये गैप्स बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।